मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय शर्मा आप सभी के सामने न्यू एज स्टडी अड्डा से साइंस की जो क्लास थी हमारी, आज चैप्टर थर्ड के पार्ट को पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड फर्स्ट पार्ट में हमने जहाँ से जितना छोड़ा था उससे आगे की बात करेंगे। मैं एक बार क्लास स्टार्ट कर लूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट की बात है। ये थोड़ा प्रोसेस में है, तब तक हम अपनी प्रोसेस पूरी कर लें। क्लास अपनी जो है चौथा वीडियो है अपना। क्लास कौन सी है? चौथी क्लास है। जो जो हमने पढ़ा है वो देख लेते हैं। क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। फिर क्लास सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास सेकंड में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन और क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 पढ़ा था, ठीक है। क्लास थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1, और वो किसका? चैप्टर थर्ड का। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड चैप्टर थर्ड। कल जितना पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। किस तरह पढ़ेंगे वो भी आपको बता दूं। देखो, चैप्टर थर्ड के बाद चैप्टर थर्ड जो आज इस वीडियो में कंप्लीट होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। और चैप्टर 4 को भी हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 वीडियोस में चैप्टर 4 को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे चैप्टर 3 के लिए हम लोगों ने 2 वीडियो लिए हैं, उसी तरह चैप्टर 4 के लिए भी 2 वीडियो लेंगे, ठीक है। क्योंकि एकदम आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा 2 वीडियो जितना तो। और क्लासेस जो है वो 1 घंटे की नहीं होंगी, 30 से 40 मिनट की क्लासें होंगी। ना तो आप बोर होगे ना मैं, ठीक है। और दूसरी बात, चैप्टर 4 के बाद हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 6 को। जैव प्रक्रम जो है, नई बुक्स वालों के लिए चैप्टर नंबर 5 है, और पुरानी वालों के लिए तो चैप्टर 6 है। भाई 5 तो हटा दिया, ठीक है। तो जैव प्रक्रम जो है उसको हम एक क्लास में पूरा करेंगे। इस तरह मैं बात करूं, टोटल वीडियोस अपने कितने पढ़ने पड़ेंगे आपको? टोटल वीडियोस आपको पढ़ने पड़ेंगे बेटा 20 वीडियो। ओनली 20 वीडियो आपको पढ़ने हैं, और इन 20 वीडियो में सारे केवल नोट्स एक्सप्लेन होंगे। फिर आपको और कितने वीडियो पढ़ने हैं? 20 वीडियो में अगर आप नोट्स पढ़ लोगे तो फिर आपको
लगभग 5 वीडियो आप मान लो, 5 वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले तो हमारा एक जो बात हुई थी, तो 5 वीडियो नहीं लगेंगे, उसमें ज्यादा लगेंगे थोड़े, आप मान लीजिए 8 वीडियो। और 8 वीडियोस में हम क्या करेंगे, बुक एक्सप्लेन। यहां बुक चलेगी, वो बुक में से मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा हर एक चीज, आप भी बुक लेकर साथ बैठना, उस टाइम पे अंडरलाइन करते चलेंगे। इस चैप्टर से यहां से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और जब आपका ब्लूप्रिंट बोर्ड जारी कर दे कि कितने नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ सारे ओल्ड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार रिपीट करवा दो साथ साथ। तत्वों के गुणधर्म और ये छोड़ो, धातु धातु के उदाहरण है, भौतिक गुणधर्म है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, एक तो यह आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो चमकीली होती है, तो आयोडीन होती है। कठोरता की बात करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातु होते हुए भी कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और धातु कठोर नहीं होते, पर अपवाद क्या है, हीरा। ठीक है, रूप है, ये ठोस में पाए जाते हैं, तो वो ठोस या गैस में पाए जाते हैं। पर अपवाद क्या है, यहाँ मरकरी लिक्विड होता है, वहां ब्रोमीन लिक्विड होता है, या द्रव्य अवस्था में होता है। आघात वर्ध्यता क्या है, पीट पीट कर चादर के रूप में बनाने का गुण क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता धातुओं में पाई जाती है, उनमें नहीं पाई जाती। ठीक है, तन्यता है, धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, इनको नहीं बनाया जा सकता। विद्युत और उष्मा के ये दोनों के चालक होते हैं, परंतु दो इसमें अपवाद है, सीसा और मरकरी, ये क्या होते हैं, कुचालक। और वहां क्या है, ये सब कुचालक होते हैं, पर इनमें अपवाद कौन है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल की निब आती है जो ब्लैक कलर की, जिसे आप लिखते हो, वो क्या होती है, सुचालक या अपवाद भी बोलो। ऐसे ही आपको कल जो एक्सप्लेन करवाए थे, उनमें से ये अपवाद वाले 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आपको गलत नहीं करने हैं। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, शायद सक्रियता श्रेणी पढ़ ली थी। सक्रियता श्रेणी के बाद ये भी पढ़ लिया था कि सोडियम आयन कैसे बनते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो, सोडियम है 11 नंबर पे आता है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन। चलो, K L M और N कक्षा 2 8 और 1, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो गए, यहां भरे गए। K में केवल 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। L में अधिकतम 8 आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं, पर हमें जरूरत ही नहीं 18 की, हमें जरूरत ही 1 की है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कल बताया था स्थायी होने के लिए कोई भी तत्व क्या चाहेगा, अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। अब अष्टक क्या होता है, अष्टक क्या होता है कि किसी भी परमाणु के अंतिम या संयोजकता कोष में, अंतिम कोष में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये इसके अंतिम कोष कौन है, ये अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो अब ये कौन कौन सी 2 कंडीशन है, या तो ये 7 लेकर आए, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से, तब इसके पास 8 होंगे, या इस 1 को देखो छोड़ दे, तो क्या आएगा, लास्ट कक्षक कौन बन जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, फिर ये बचेगा। इस तरह ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, N के ऊपर प्लस आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतने प्लस आएंगे, क्योंकि देखो यहां Na क्या है, ना प्लस ना माइनस। क्यों, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन होते हैं प्लस, इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, मतलब 0। आवेश क्या होगा, 0। ठीक है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहां से क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10,
Na+ के पास, और प्रोटॉन तो भाई 11 रहे, तो प्लस ज्यादा हो गया इस बार, 1+ ज्यादा है, 1+ ज्यादा तो 1+ लगा दिया। सेम यहां किया, क्लोरीन का देखो 2 8 7 है, इसके पास भी वही दो कंडीशन, या तो एक लेकर आए या 7 को छोड़ दे। तो 7 छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, 7 नहीं छोड़े जा सकते, एक तो ले आएंगे। तो ये क्या करेगा, एक लेकर आएगा, लेकर कहां से आएगा, इसको पहले से पता है कि Na ने अपना एक छोड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन Na का ऐसे ही घूम रहा है, ये बोलेगा ले मेरे पास आ, मेरे साथ जुड़, मुझे जरूरत है। तो भाई ये इसको लेकर आएगा, ये अपने 8 कर लेगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 नंबर पर आता है, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे, ठीक है। यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो बिना कोई चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन जब जुड़ा तो ये क्या हो गया, माइनस आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जुड़ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन वही 17 रह गए, तो प्लस तो कम रह गए, एक ज्यादा क्या हो गया, माइनस। तो जितने ज्यादा माइनस होंगे उतने माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। चलो तो चलो अब इसका मैं निर्माण समझाता हूं। निर्माण देखो, ये सोडियम है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, यहां तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस से दर्शा रहा हूं, न्यूट्रॉन को 0 से लिख रहा हूं। ये तो क्या है, नाभिक, ठीक है। अब मैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, तो कक्षा में पहली में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से दर्शा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को। दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। लास्ट वाली में एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये बनेगा Na+ का नाभिक, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, फिर 2 कक्षाएं ही होंगी, 1 2, फिर यहां लास्ट वाली, दूसरी वाली में कितने हैं, 8। तो ध्यान रखो, देखो पहले ये इतना बड़ा था कि इसके पास 1 2 3 कक्षाएं, एक नाभिक था, इसके पास नाभिक तो एक है, कक्षाएं 2 ही बची, आकार कम हो गया। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है छोटा, कि सोडियम का पूछ सकता है, मैग्नीशियम का भी पूछ सकता है, एल्यूमिनियम का भी पूछ सकता है, जिन जिनके धनायन बनते हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, उनका क्वेश्चन पूछेगा कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु से छोटा क्यों होता है। तो छोटा क्यों होता है, क्योंकि मूल परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने से नाभिक में प्रोटॉन की शक्ति बढ़ जाती है, और नाभिक के आकर्षण बल बढ़ जाता है। नाभिक क्या करता है, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और खींचता है कि वो कमजोर पड़ गए। भाई एक गैंग है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 4 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन की गैंग है, ये इलेक्ट्रॉन की गैंग है। इलेक्ट्रॉन के पास 4 बॉडीगार्ड है, 1 2 3 और 4, इसके पास भी 4 है, 2 3 4, इसका एक कम हो गया, तो इसके पास पूरे 4 है, ये इन सबको क्या करेंगे, खत्म। वही बात है, ये भी इसको खींचेगा, खींचेगा तो धीरे धीरे कम होगा, और जहां से निकला है उसका तो अस्तित्व ही खत्म है। ये तो पूरी लाइन ही खत्म हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन था तभी तो चक्कर लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चक्कर कौन लगाएगा, तो ये बची, तो आकृति क्या होगी, कम। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा धनायन का जो आकार होता है उसके मूल परमाणु से कम होता है, और वो क्यों होता है, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण, ठीक है। चलो तो इसके बाद क्लोरीन की बात करो, यहां प्रोटॉन,
ये 1 2 और वही 3, इसमें 1 2 तो ये हो गए, फिर यहाँ 2 4 6 और 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 ही है भाई, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 7 ही है, 7 ही 17 ही तो है इसके पास, ठीक है। 2 8 और 7, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? प्रोटॉन की ताकत बढ़ रही तो वो खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करेगा, वही होगा। इसका आकार क्या बढ़ जाएगा? क्लोरीन परमाणु के ऋणायन का आकार बढ़ जाएगा, कक्षाएं उतनी ही रहेंगी, आकार बढ़ जाएगा। देखो अब लास्ट वाली में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2 क्वेश्चन है कि धनायन का आकार तो अपने मूल परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। अब 2-3 चीजें और। अब यहां क्या है? देखो Na+ क्या है? स्थायी है, प्लस में। अब क्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा, और इसको मैं बिंदु से क्यों दर्शा रहा हूं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसका है? सोडियम का। यहां माइनस चार्ज आएगा, तब जाके क्या बनेगा? Na+Cl- जुड़ जाएंगे और ये नॉर्मल बन जाएंगे। फिर क्या बनेंगे? NaCl। भाई 1 + 1 - 0 हो गया, टोटल चार्ज तो 0 हो गया ना। वही देखो यहां है, ठीक है। देखो Na है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, Na+ हो गया, और ये Cl- या माइनस नहीं लग गया, याद रखना है माइनस है, ठीक है। ये तो इसको साफ कर देता हूं। चलो आयनिक यौगिक ये मैंने बता दिए थे, आयनिक यौगिकों के बारे में। धातु की प्राप्ति या धात्विकी बता रहा था। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए उपस्थित तत्व है यौगिकों को खनिज कहते हैं। आपने सुना होगा कोयले की खान होती है, सोने की भी खान होती है। तो ये खनिज होते हैं जो जमीन में दबे पड़े हैं, पर्वत या पठारों में दबे पड़े हैं, इनको निकाला जाता है। तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं उपस्थित तत्व या यौगिकों क्या कहते हैं? खनिज। अब ऐसा क्या है? देखो भाई, मिट्टी में दबे हुए पड़े हैं तो उनमें अशुद्धियां भी होंगी, पर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनमें अशुद्धियां कम होती है, उनको निकालना आसान होता है, उनको बोलते हैं ऐसे। देखो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है, यानी गंदगी से ज्यादा धातु पाई जाती है वो आसान है। सक्रियता श्रेणी के संबंधित धातु क्रम, ठीक है। अब यानी सक्रियता श्रेणी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें एक चीज देखी थी, सबसे अधिक सक्रियशील को ऊपरी ऊपर लिखा जाता है, फिर कम क्रियाशील, फिर सबसे कम क्रियाशील को यहां लिखा जाता है। अब याद रखना कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होगा उसको स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, उसको विद्युत अपघटन की अभिक्रिया, यह याद रखना, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, निकाला जाता है। मध्य अभिक्रियाशील होते हैं वो उनमें सल्फाइड की या ऑक्साइड की या कार्बोनेट की क्या मिलती है? अशुद्धियां। उन अशुद्धियों को क्या करते हैं? एसिड के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करवा के निकाला जाता है। उन अशुद्धियों का कार्बन से अपचयन करवाया जाता है, अशुद्धियां कार्बन के साथ अलग हो जाती है और शुद्ध धातु हमारे पास प्राप्त हो जाती है। और सबसे कम जो अभिक्रियाशील है कौन कौन? चांदी और सोना, वो क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको या तो कोई गर्म करने पे निकल जाएंगे, बस खत्म। ज्यादा मतलब दिमाग खराब इन दो में होता है, इनमें नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, प्योर पाई जाती है, ठीक है। इनमें अशुद्धियां बहुत ही कम होती है, या तो होती ही नहीं है, होती है तो बहुत ही कम होती है।
चलो अब आगे चलता हूं। धातुओं का निष्कर्षण, अयस्क से धातु प्राप्त करना। देखो अभी हम यही चीज पढ़ रहे हैं, अयस्क। अयस्क हम लोगों ने अभी पढ़ा। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाए, गंदगी कम पाई जाए। तो देखो ये चीज धातुओं का निष्कर्षण या अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करते हैं, उनके 3 स्टेप होते हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? अयस्कों का समृद्धीकरण पहले किया जाता है, फिर है धातुओं का निष्कर्षण, और फिर धातुओं को परिष्करण किया जाता है। ठीक है, चलो तो आगे। अब देखो अयस्क होता है, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण होता है। अयस्क का सांद्रण कैसे कैसे होता है? उच्च विग्रहशील धातुओं का अलग होता है, मध्यम विग्रहशील का अलग होता है, और निम्न विग्रहशील धातुओं का अलग होता है। अब उच्च विग्रहशील धातुओं का कैसे कैसे होता है? देखो, गलित धातु का विद्युत अपघटन, यानी धातु जो होती है उसको पहले गलित अवस्था में लाया जाता है, पिघलाया जाता है। ठीक है, फिर उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन जो विक्रिया आगे आएगी मैं उसको बढ़िया समझाऊं, इसलिए पहले थोड़ा नॉर्मल बता देता हूं। विद्युत अपघटन, कैथोड और एनोड जो प्लेटें लगाकर फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके उनका क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन। फिर हमें क्या प्राप्त होती है? शुद्ध धातु। हाँ, ये इतना ही है। इसके बाद मध्यम विग्रहशील धातुएं, ये या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। अब सल्फाइड अयस्क के 2 एग्जांपल आपको दे रखे हैं, HgS, मरकरी का सल्फाइड दे रखा है, और यहाँ जिंक का अलग सल्फाइड है। तो देखो जिंक का यहाँ कार्बोनेट भी है, यानी यहाँ सल्फाइड भी अयस्क में पाए जा सकते हैं या कार्बोनेट के रूप में। तो अयस्क कितने प्रकार के हुए? 2, सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क, हमारे बुक के अकॉर्डिंग। वैसे तो और भी होते ही होंगे। और निम्न विग्रहशील धातुओं का सल्फाइड अयस्क के रूप में ही पाई जाती है। अब देखो, वायु की उपस्थिति में तो होता है भर्जन, और सीमित वायु की उपस्थिति में होता है निस्तापन, यानी वायु की अनुपस्थिति में होता है निस्तापन। तो अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। देखो अयस्क किस किस प्रकार के मिले? सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क मिले। अब इनको धातु ऑक्साइड में कैसे चेंज करेंगे? बनेगा धातु ऑक्साइड, पर भर्जन से बनेगा तो वो क्या किसकी उपस्थिति में बनेगा? वायु की उपस्थिति में। और निस्तापन एक अभिक्रिया होती है। ये दोनों, भर्जन से अगर ऑक्साइड बना रहे हो तो वो किसका ऑक्साइड बनेगा? सल्फाइड का। अगर सल्फाइड को आप ऑक्साइड में बदलना चाहते हो तो आपको भर्जन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और कार्बोनेट को अगर निस्तापन से करोगे तो ऑक्साइड बनेगा। तो ये वायु की उपस्थिति में, ये वायु की उपस्थिति में नहीं होता। अब देखो यहां डायरेक्ट दे रखा है, यहां सल्फाइड अयस्क मिल रहे थे निम्न विग्रहशील धातु में, उनका सिर्फ भर्जन होगा। हमने अभी भी पढ़ा है कि भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का। ठीक है, तो भर्जन किया तो धातु प्राप्त हुई, धातु का क्या किया? परिष्करण। और सेम यहाँ है, धातु का जो ऑक्साइड है, धातु में अपचयन। ऑक्साइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन है, अपचयन करवाओगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी तो क्या होगा? धातु का शोधन। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। अब देखो कुछ मुख्य परिभाषा। गैंग क्या? गैंग देखो जो अशुद्धि मिली हुई होती है धातु में या खनिज या अयस्क में, वो होती है गैंग। देखो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और भर्जन के एग्जांपल दे रखे हैं। देखो सल्फाइड अयस्क है, सल्फर है, इनके साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाओगे इनको गर्म तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बना देगा और SO2 बाहर निकलेगी। निस्तापन में क्या होगा? एक चीज ध्यान रखना, भर्जन में SO2 बाहर निकलती है, निस्तापन में CO2 बाहर निकलती है। बनेंगे पर दोनों में ऑक्साइड ही। अब अगर ये कार्बोनेट के रूप में हो तो इसका अगर गर्म करोगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड। अगर सल्फाइड को गर्म करके ऑक्साइड में बदल रहे हो तो भर्जन, और कार्बोनेट को गर्म करके ऑक्साइड में बदल रहे हो तो निस्तापन। कार्बन अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अपचयन। अब अपचयन क्या है? धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, ZnO+C। अब अपचयन कब करवाया जाता है? कार्बन की उपस्थिति में। कोई भी ऑक्साइड ले लो, ये ऑक्साइड सेम बनेंगे दोनों जगह, चाहे आप भर्जन कराओ चाहे निस्तापन, पर भर्जन किसका होगा? सल्फाइड अयस्क का, और निस्तापन होगा कार्बोनेट अयस्क का।
तो इनका कार्बन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और धातु बच जाएगी। अब धातु का परिष्करण, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। अब विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या होता है, देखो कैथोड माइनस को बोलते हैं, एनोड प्लस को बोलते हैं। दो आपको टर्मिनल दे दिए, यहां बैटरी जोड़ दी और यहां क्या है, एनोड पंख अपद्रव्य, ये टैंक है, अम्लीय CuSO4 का विलयन, कॉपर सल्फाइड का विलयन, ठीक है। अब इसको नीचे पूरा पढ़ लेते हैं। एनोड पर अशुद्ध तांबा, एनोड ये एनोड है, इस पर अशुद्ध तांबा है, कैथोड पर शुद्ध तांबा प्राप्त होगा। अब वो कैसे होगा, विलयन CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलय अशुद्धियां एनोड तल में निक्षेपित होती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। कैसे हुई है विक्रिया मैं बताता हूं। जब आप करंट प्रवाहित करोगे, करंट प्रवाहित करोगे तो ये क्या है, अशुद्ध कॉपर की है एनोड, और इसमें विलयन क्या है, CuSO4 का, कॉपर सल्फाइड का। तो सल्फाइड का, सल्फाइड आप बाहर निकाल रहे हो, सल्फाइड कब निकालोगे, जब करंट डालोगे प्योर। तो देखो यहां से निकल के यहां आ जाएगा कॉपर, और जो इस विलयन में जो कॉपर है वो आ जाएगा कैथोड पर आकर जम जाएगा। तो कैथोड पर हमें शुद्ध प्राप्त हुआ और अशुद्ध इधर धीरे धीरे कम होकर विलयन में मिलता गया। पर कुछ चीजें जो विलयन में नहीं मिल पाती वो कहां जमा हो जाती है, एनोड के जस्ट कोने में, और उसको कहते हैं एनोड पंख या अपद्रव्य। चलो तो संक्षारण पढ़ लेते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ विक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। चांदी काली क्यों होती है, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर के साथ विक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कॉपर। और संक्षारण अगर पूरा पूछ ले तो 2-3 नंबर का जरूर पूछेगा। 1-1 नंबर के तो ये हैं सारे। कॉपर, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विक्रिया करता है। लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा क्या है, लोहे को जंग से लगाने के लिए बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, या सद लेपित करके, या क्रोमियम लेपन द्वारा, या एनोडीकरण, या मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु मतलब स्टील जैसी चीजें बनाकर, ठीक है। स्टील के जंग नहीं आता, आप ध्यान रखना कभी। यसद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत, पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन। अब मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु, चलो याद करते हैं मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं, ठीक है। लोहे को सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के साथ, लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ, यानी थोड़ी सी मात्रा में अगर कार्बन के मिश्रण में लोहा मिलाया जाए तो और ज्यादा कठोर और प्रबल मजबूत हो जाता है। इस्पात, स्टील किससे बनता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। और पीतल किससे बनता है, कॉपर जिंक से। कांसा बनता है कॉपर टिन से। सोल्डर बनता है लेड टिन से। अमलगम बनता है मरकरी और अन्य तत्वों से। अमलगम क्या होता है, धातुओं को शुद्ध करने के लिए काम में, सोने को शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है। चलो अब ये सारे क्वेश्चन आ गए, ये पीडीएफ से पढ़ लेना ये सारे प्रश्न। मार्क्स भी लगाए गए मेरे कि कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वर्जन स्थापन का क्वेश्चन है, देखो हल भी दे रखे हैं इनके मैंने, कुछ के आंसर हैं कुछ के नहीं दे रखे, सारों के तो नहीं दिए। चलो 5 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें बता देता हूं इस चैप्टर के मेरे वाले नोट से, बाकी ये पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो धातु के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, उसको छोड़ दो। भौतिक गुणधर्म ये आपको पढ़ना है, चमकदार होती है और ये धातु चमक होती है, हमने पढ़ लिया धातु चमक। और कठोरता भी पढ़ ली हम लोगों ने, फिर हमने आघातवर्ध्यता भी पढ़ ली, सुचालकता भी पढ़ ली, विद्युत की भी पढ़ ली और ऊष्मा की भी पढ़ ली, ध्वनिक भी पढ़ ली कि टकराने पर आवाज करती है धातुएं नहीं करती, तन्यता भी पढ़ ली। अब कठोर धातुओं के नाम देखो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नरम धातुएं सोडियम, पोटेशियम, और इसके साथ एक और लिख लेना वहां से देख के। सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी होती है, सोना, चांदी। देखो यहाँ लिथियम और लिख लेना, वो मैं पहले बता रहा हूँ, नरम धातुओं में एक लिथियम और आएगा, ठीक है।
उष्मा की सुचालक धातु, ये सारे अपवाद मैंने एक जगह कर दिए ताकि आपको अलग अलग याद ना करने पड़े। ठीक है, धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु का दहन कराओगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। और ये अभिक्रिया का एग्जांपल दे दिया मैंने। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में मैंने बता दिया। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल, यानी उदासीन अभिक्रिया। एनोडीकरण दे रखा है आपको, एनोडीकरण शायद मैंने वहां नहीं पढ़ाया ना, थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, यानी एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण। बाकी इसके बारे में समझ लेना। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, एनोडीकरण क्या, समझाइए। जल के साथ अभिक्रिया धातु होगी, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। एक बार एशिया क्या है, रॉयल जल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो रॉयल जल का लैटिन शब्द है, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। ये गोल्ड को भी गला सकता है, यानी सोने को भी गला सकता है। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के प्रबल संक्षारक है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी मैंने पढ़ाई है। सबसे अधिक सक्रियशील धातु कौन कौन सी होती है, सोडियम पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील मैंने बताया था गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, नीचे एक Ag भी होता है, सिल्वर भी। धातु क्या होती है, देखो धातुओं की तुलना में धातुओं की संख्या बहुत कम है। उदाहरण आपको दे रखे हैं, ब्रोमीनेशियस धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सभी धातुएं या तो ठोस हैं या गैस हैं। ठीक है, धातु के गुणधर्म दे रखे हैं। मैंने वहां एक सारणी में गुणधर्म करवा दिए थे, यहाँ मैंने अलग अलग कर रखे हैं। ठीक है, धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया भी दे रखी है। जहां धातुओं की है वहीं धातुओं की सेम अभिक्रियाएं होती हैं। उत्कृष्ट गैसों के नाम दे रखे हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। उत्कृष्ट गैसों के नाम याद कैसे रखोगे, मैं बता रहा हूं आपको एक ट्रिक। हीना ने आकर कृष्ण जी रंगे। अब कैसे, हीना H हीना ने आकर कृष्ण जी रंगे। कैसे कैसे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, सारी उत्कृष्ट धातुएं हैं। ट्रिक है ये। हथेली पर रखने पर पिघल जाने वाली धातु कौन सी होती है, गैलियम और सीजियम। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु जो हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है, वो है गैलियम और सीजियम। ऐसी धातु जो चमकीली होती है, आयोडीन। ऐसी धातु जो विद्युत की सुचालक, ग्रेफाइट मैंने बताया था, कार्बन का प्रूफ होता है। क्षारीय धातु क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों ही क्या होती है, नरम धातुएं, इन्हें काटा जा सकता है। ये कौन सी धातु है, क्षारीय धातुएं। चलो अप्रूव क्या है, कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, प्रत्येक रूप को अप्रूव कहते हैं। ये चीज मैंने बता दी है। हीरा कार्बन का एक अप्रूव है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर है। इसके अलावा जो संश्लेषित पदार्थ हैं जो वैज्ञानिकों ने बनाए वो तो बहुत सारे हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अप्रूव ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है, जो मैंने बता दिया था। आयनिक यौगिकों के बारे में बताया गया है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बताए गए हैं, जो मैंने पढ़ा दिए, एक बार वापस आप पढ़ लेना। ठीक है, धातु की प्राप्ति खनिज है, एस की परिभाषा दे रखी है। फिर धातु का निष्कर्षण, तो धातु का निष्कर्षण मैंने अभी अभी पढ़ाया है कि एस को का समृद्धीकरण, निष्कर्षण। और ये देखो शिनावार क्या है, देखो पारे का एक प्रमुख एस क्या है, शिनावार, HGS है। HGS जो हमने पढ़ा था सल्फाइड एस्को में। ठीक है,
सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, भर्जन और निष्पापन के एग्जाम्पल सहित उनकी परिभाषा है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, ये मैंने नहीं पढ़ाई, वहां उन शॉर्ट नोट्स में नहीं डाला, पर इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर रेलगाड़ी की पटरी और मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखो जब रेलगाड़ी की पटरियां टूट जाती है या कोई मशीन के पुर्जे टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए, उनकी दरारों को भरने के लिए जो काम में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और उस अभिक्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। देखो Fe2O3 के एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई, Fe आ गया, Al2O3 अलग आ गया, उष्मा यानी गर्मी अलग निकल गई। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण ये अलग तरीके से आपको बताया गया है। धातु का परिष्करण की विधि बताई गई है। धातु का विद्युत अपघटन परिष्करण जो मैंने अभी बताया है, इसका चित्र यहाँ नहीं बनाया है, चित्र वहां मिलेगा आपको। संक्षारण क्या है, संक्षारण मैंने बताया, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होने लगती है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रमुख घटना मैंने बता दी। चलो संक्षारण से सुरक्षा के उपाय जो लिख रखे हैं यहाँ, मिश्र धातु क्या मैंने बताया, और पीतल का सा सोल्डर। देखो पीतल को कैसे याद रखोगे, पीतल किससे मिलता है, पीतल बनता है पिताजी, याद रख लेना। पीतल, पी से पीतल बराबर किससे मिलकर बना होगा, ता से तांबा, जी से जिंक, तो तांबा और जिंक मिलाओगे तो क्या बनेगा, पीतल। कॉपर और जिंक, कॉपर ही तांबा है, जिंक को जस्ता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। कांसा क्या बनेगा, कंस, कंस। स का एसन और क का सीयू, सीयू का मतलब कॉपर, क का मतलब कॉपर हो गया, एसन का मतलब, स का मतलब एसन, एसन यानी टिन, ठीक है। सोल्डर, सोल्डर का क्या लिखोगे, पीबी लेड या एसन टिन। मैं इसका तो ट्रिक भी क्या बताऊं आपको, तो याद रखना पड़ेगा। विद्युत तारों की वेल्डिंग में प्रयोग होता है, बर्तन की मूर्तियों बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में इनका प्रयोग होता है। ये सारी चीजें जो है देख लेना एक बार। चलो तो मैं आगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अरे भाई ये शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यदि काफी नरम होता है इसलिए आभूषण बनाने में उपयुक्त तो नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाए जाते हैं। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट सोने से 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी होता है। जय माता दी। हो गए सारे क्वेश्चन। एक चीज याद रखना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, तन्यता का गुण है। और कोई भी कहीं भी देख लेना, यहाँ ऐसे नहीं लिखा होगा शुद्ध 24 कैरेट सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। अगर वहां लिखा है तो आप अंदर जाकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि भाई 24 कैरेट सोने से तो आभूषण बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो काफी सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ये क्या है, न्यू एज स्टडी अड्डा नासा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा थोड़ा देखो 2 मिनट के लिए ये धीरे धीरे चलाऊंगा, आप सभी वीडियो रोक रोक के क्वेश्चन लिख लेना, आराम से लिख लेना, धीरे धीरे चला रहा हूं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप मुझे बताना जरूर। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। पंद्रह क्वेश्चन है, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के
नहीं बनेंगे। एंड हो गया भाई इसका तो। थैंक्स फॉर रीडिंग अजय शर्मा सर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना आपके प्यारे प्यारे सर को। अगर कुछ ना समझ में आया तो बता दो, क्योंकि टेलीग्राम पे जो नया आपको कोर्स मिल रहा है उसमें डाउट ग्रुप बनाएंगे। अगर किसी वीडियो में आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये कैंसिल कैंसिल बस खत्म। चैप्टर 4 मैं देख लेता हूँ एक बार कितना बड़ा है, करवा देंगे बिल्कुल बेटा, ये 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो तब तक के लिए बाय।